हेलो एवरीवन। मेरा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किया था इस सब्जेक्ट में। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग थोड़ा सा कुछ और न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, कल हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा था इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे। तो न्यूमेरिकल क्या था, ऐसा कुछ था, देयर वाज अ सिलेंडर एंड इट वाज रेस्टिंग इन अ ग्रुप लाइक दिस एंड दिस प्लेन वाज मेकिंग सम एंगल थीटा। ओके, फिर हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे पॉइंट ए लिया था और यहाँ पे पॉइंट बी लिया था। उसके बाद इस ब्लॉक का हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हमने क्या बताया था कि वेट जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो नीचे रहेगा। सपोज कर लो ये वेट mg है, ये वर्टिकल वॉल है, तो इसकी वजह से रिएक्शन कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। एंड दैट विल पास थ्रू द सेंटर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के थ्रू क्या हो जाएगा, ये आर ए हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा दैट विल ऑल्सो पास थ्रू द सेंटर। लास्ट क्लास में उन्होंने डिस्कस किया था आर बी एंड दिस विल मेक एन एंगल ऑफ व्हाट, थीटा एंगल। जिस प्लेन की वजह से ये रिएक्शन आया है वो प्लेन हॉरिजॉन्टल सा थीटा बना रहा है, तो उसका जो रिएक्शन होगा दैट विल मेक एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। उसके बाद हमने क्या किया था, इस फोर्स को रिजॉल्व किया था क्योंकि इंक्लाइन था ये, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस थे उनको हमने एज इट इज छोड़ दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम ने सॉल्व किया था। उसके बाद समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0 हम लोगों ने अप्लाई किया था। समेशन fx 0 एंड समेशन fy 0। ऐसा करके हम लोग क्या आर ए और आर बी की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे देखिए दो अननोन है, दो इक्वेशन हमारे पास है, हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम को एक अलग थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे जिसको हम लोग लामीज थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो लामीज थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि लामीज थ्योरम होता क्या है। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, इसको जरा समझते हैं क्या है। देखिए ध्यान से, लामीज थ्योरम क्या कहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ थ्री कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। सपोज कर लो क्या ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट किस में है, इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट कंडीशन में है, अंडर एक्शन ऑफ थ्री कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस। ये मान लेते हैं F1 है, ये F2 है और ये F3। तो देखो बेटा, हमने क्या देखना है कि ये F1 के सामने वाला एंगल क्या है। F1 के सामने वाला एंगल बोलने का मतलब क्या है, इस फोर्स F1 के अलावा जो दो फोर्सेज हैं उनके बीच का एंगल, ये इसको मैं बोल देता हूँ θ1। सिमिलरली ये अगर F2 है तो F2 के सामने वाला एंगल मतलब F2 के अलावा जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल, जिसको मैं बोल दे रहा हूँ θ2। सिमिलरली F3 है तो इसके सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल बी समथिंग θ3। सामने वाला एंगल कहने का मतलब क्या है कि जिस फोर्स के सामने वाले एंगल में बोल रहा हूँ दैट मीन्स कि उसके अलावा जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल। ठीक है, F1 के अलावा दो फोर्स कौन से हैं, F2 और F3, उनके बीच का एंगल θ1 विल बी द अपोजिट एंगल ऑफ F1। ओके, ये जो लामीज थ्योरम मैं बताने जा रहा हूँ, दिस इज वैलिड फॉर दिस सिचुएशन ओनली, जहां पे किसी भी रिजिड बॉडी पे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस लग रहे हैं और वो भी काउंट में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अगर 3 से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं और अंडर एक्शन ऑफ दो फोर्सेस अगर ये इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट, तो वहां पे हम लोग लामीज थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। जो भी मैंने पिछला प्रॉब्लम को बोला है उसमें तीन ही फोर्स लगते रहे थे, इसलिए वहां पे स्कोप है हमें लामीज थ्योरम अप्लाई करने का। और लामीज थ्योरम हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम वो क्या करना है, इक्वेशन बनाने से बच जाएंगे, हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसमें आप उसको ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो, लामीज थ्योरम लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पे जहाँ पे पॉसिबल हो तो वहाँ पे हम लामीज लगाते हैं, और जहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत होती है फोर्सेस को, हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो समझते हैं क्या बोलता है लामीज थ्योरम। मैं फिर से स्टेटमेंट बोलता हूँ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ थ्री कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, then each force will be directly proportional to what, each force में पहला फोर्स मान लेते हैं F1 will be directly proportional to sine of angle between other two forces, sine of angle between other two forces, मतलब F1 के अलावा जो दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल जो है that is θ1, that means F1 will be directly proportional to sin θ1, similarly F2 will be directly proportional to sin θ2 and F3 will be directly proportional to sin θ3। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम लोग कांस्टेंट अप्लाई करें, यू विल गेट समथिंग F1 इक्वल्स टू k sin θ1, F2 इक्वल्स टू k sin θ2
एंड F3 इक्वल्स टू K साइन थीटा 3। अब मैं यहाँ से K की वैल्यूज फाइंड आउट कर लूँ इन तीनों जगह से, तो सारे K क्या है, इक्वल है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो दे विल गिव यू K इक्वल्स टू F1 अपॉन साइन थीटा 1, दिस K विल बी F2 अपॉन साइन थीटा 2 and this K will be F3 upon sin theta 3। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये सारे को इक्वेट कर सकते हैं, that means कि F1 upon sin theta 1 equals to F2 upon sin theta 2 equals to F3 upon sin theta 3। ये है आपका लामीज थ्योरम, दिस इज योर लामीज थ्योरम। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना वहाँ पे, बट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप ऐसे समझ सकते हैं इसको कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है अंडर एक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस, देन ईच फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। और अगर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई करूँ, यू विल गेट दिस रिलेशन। अब हम इसी रिलेशन को यूज करेंगे जब भी हमें ऐसा सिस्टम मिलेगा, यानी कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम जब भी मिलेगा हमको, लेकिन वो काउंट में कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो हम यहाँ पे वहाँ पे क्या करेंगे, लामीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा लामीज थ्योरम अप्लाई करके। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा पिछले प्रॉब्लम में जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। जो लोग लास्ट वीडियो नहीं देखें पहले उसको देखें, उसके बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, नहीं तो आप फ्री बॉडी डायग्राम भी नहीं समझ पाओगे मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर सपोज कर लो बेटा कि ये एक आप सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है आपका, दिस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन अ V group like this, this cylindrical object is placed in D group like this, and this angle, this plane is making angle of 60 degrees and this plane is making angle of 30 degrees with the horizontal. Suppose weight of the block is 500 Newton. Weight of the block is 500 Newton. You have to find the reactions at A and B. You have to find the reactions at A and B. These are the surfaces, इसलिए हम लोग इसको हैश से दिखा सकते हैं। क्लियर है, ये इसका सेंटर है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। व्हाट विल द फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज द सेंटर। यू ऑल नो द ग्रेविटेशनल फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड। in this case centroid will be the center, weight will be acting downward like this, that will be 500 Newton। ओके, अब इस पॉइंट पे देखिए जरा, पॉइंट ए पे ये ब्लॉक, ये जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, ये इसको नीचे पुश करेगा तो ये क्या करेगा, छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, ये इस पर रिएक्शन फोर्स देगा ऊपर की तरफ, और वो रिएक्शन फोर्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ा देंगे, एंड दिस विल बी आर ए। और ये सेंटर से क्यों पास हो रहा है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, क्योंकि ये प्लेन जो है ना इस सर्कल का टेंजेंट है, और टेंजेंट के जो कांटेक्ट पॉइंट होता है सर्कल के साथ, वहां पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर से ही पास होगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है आर ए, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस आर ए विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस फोर्स आर ए को सेंटर पे ट्रांसफर कर सकता हूँ। क्लियर, सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट मैं आरबी के लिए बोल सकता हूँ, and that force, that reaction force will pass through something like this RB. This, then what will be the angle of these two forces? Clear है, simple, लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था, अगर inclined force 60 डिग्री बना रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसका रिएक्शन जो होगा उतना ही एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ, that means this RB will make an angle of 60 degrees with the vertical. Similarly इस प्लेन की बात करें तो ये RA जो आया है वो आर ए किसकी वजह से है, इस इंक्लाइंड सरफेस की वजह से है, और ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसका रिएक्शन जो होगा दैट विल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल वन। ओके, इतनी बात क्लियर है। दिस एंगल विल बी व्हाट, दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज एंड दिस एंगल विल बी व्हाट। अगर मैं ओवरऑल करूं, अगर देखूं ये कितना हो जाएगा, ओवरऑल एंगल विल बी व्हाट, दिस एंगल बी दिस टोटल एंगल इज व्हाट 180 डिग्री, so this will be what 180 minus 30, that means 150 degrees. Similarly this angle is 60 degrees, this total angle is 180, therefore this angle will be 120 degrees. यहाँ पर हमें फोर्स को रिजॉल्व नहीं करना है, इस वजह से मैंने इस तरीके से एंगल्स लिखे कि यहाँ पर हम इंटरेस्टेड किसमें है, आर ए के सामने वाला एंगल, सिमिलरली आर बी के सामने वाला एंगल और 500 के सामने वाला एंगल। सामने वाला एंगल कहने का मतलब फिर से आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जिस फोर्स के सामने वाले के एंगल बात कर रहा हूं, दैट मींस इसके अलावा जो दो फोर्स हैं उनके बीच का एंगल,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर ए की बात करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लामीज अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अप्लाइंग लामीज इक्वेशन, लामीज थ्योरम, अप्लाइंग लामीज थ्योरम, व्हाट कैन बी राइट, आर ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। आर ए के अलावा दो फोर्स कौन कौन से हैं, आर बी है और 500 है। तो आर बी और 500 के बीच का एंगल कितना है, देखिए आप, दिस इज 120 डिग्रीज। हम लोग क्या लिखते हैं, साइन ऑफ 120 डिग्रीज इक्वल्स टू आर बी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। दिस इज योर आर बी एंड अदर टू फोर्सेस आर व्हाट, आर ए एंड 500। आर ए और 500 के बीच का एंगल कितना है, दिस इज 150। सो वी कैन राइट इट लाइक साइन ऑफ 150। Similarly, we can write 500 divided by sine of angle between other two forces. Other two forces मतलब this apart from this 500. 500 के अलावा दो forces कौन से हैं, RA and RB, और RA और RB के बीच का एंगल कितना है, this angle, and this angle is nothing but sum of 60 plus 30, that means 90 degrees. Okay? I hope it is clear up to here. Okay? अब हमें क्या करना बेटा, this term is completely known. In this term RA is unknown and here RB is unknown. हम क्या करेंगे बेटा, एक बार इस वाले टर्म को इससे इक्वेट करेंगे, you will get RA, और एक बार फिर से इस वाले टर्म को इससे इक्वेट करेंगे, you will get RB. तो अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जरा, RA equals to 500 divided by sine of 90 into this will multiply over here sine of 120. You solve it, you will get the answer. You will get 433.013. You will get 433.013 Newton. This will be RA. Okay. Similarly, we can find RB. RB will be what? RB equals to 500 divided by sine 90 multiplied by sine of 150. Sine of 150. Again क्या कर सकते हैं, सेम सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको. This will be 500 multiplied by sine of 150. You will get 250. RB will be what? RB will be 250 newtons. I hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. देखिए इसी प्रॉब्लम को अगर आपको रिजॉल्व करके सॉल्व करना होगा तो यू हैव टू रिजॉल्व दीज फोर्सेस. क्या करना पड़ेगा उसकी सिचुएशन में, आपको आर ए को रिजॉल्व करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में. सिमिलरली आर बी को रिजॉल्व करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के में, और उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0. फिर से आपके पास दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशन है, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ आर ए एंड आर बी. क्लियर. आप इस मेथड से सॉल्व करके देखो प्रॉब्लम को, यू विल गेट द सेम वैल्यूज ऑफ आर एंड आर बी. ओके, क्लियर है इतनी बात. आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है. तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे. जल्दी से देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बहुत सारे टिपिकल न्यूमेरिकल्स इस पॉइंट पे बनते हैं. मैं वो पॉइंट आपके लिए बोल रहा हूँ फिर से. देखिए क्या बोलता है बेटा, अगर कोई भी रिजिड ऑब्जेक्ट है, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, if this object is in equilibrium under action of three forces, suppose करो बेटा ये F1 है, ये F2 है और ये क्या है, this one is F3. ये कोई भी तीन फोर्सेस जो इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं इस रिजिड बॉडी पे. क्लियर. तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में होना है under action of these three coplanar forces, if this object is in equilibrium under action of these three coplanar forces and two out of these three, out of which मतलब two out of these three are passing through a point. अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ से पास होगा. That means कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स जो है इस पॉइंट P से पास होगा. लेकिन ये फोर्स देखो बेटा, जो F3 है ना, ये कभी भी इस पॉइंट से पास नहीं होगा. इसको आगे पीछे बढ़ा के देख लो, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगा लो आप. यहाँ कभी भी पॉइंट P से पास नहीं होगा. इसका मतलब ये तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से कभी नहीं पास होंगे. ठीक है, दो फोर्स तो हमेशा एक पॉइंट से पास होंगे. दैट मींस अगर ये ऑब्जेक्ट एक्सपोज्ड है F1, F2 और F3 जो कि मैंने बोर्ड पे दिखा रखा है, ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. ठीक है, जो मैं कह रहा हूं ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब
ये तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो। इफ दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस and 2 out of which are passing through a point, then third will also pass through the same point. That's it. ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट का जरा एक हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए जरा, सपोज कर लो कि ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, ये आपके पास एक सिलेंडर है, ये एक वर्टिकल वॉल पे ऐसे है, वर्टिकल वॉल पे ऐसे हैंग कर रहा है विद हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, विद हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, एंड दिस स्ट्रिंग इज टाइड एट दिस पॉइंट P। और इस सिलेंडर का वेट जो है, द वेट ऑफ द सिलेंडर इज अगेन 500 सपोज कर लो, ठीक। और क्या बोल रहा है कि इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट, समथिंग r, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड रिएक्शन एट दिस पॉइंट A। व्हाट इट इज आस्किंग, व्हाट विल बी द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग एंड रिएक्शन एट दिस पॉइंट A, ठीक। अब इस बात को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बेटा, पहले इस ब्लॉक का फ्रीबॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। जरा देखते हैं फ्रीबॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। ये देखिए, ये इसका सेंटर हो गया। अब ये सेंटर अगर है बेटा इसका, आपको पता है कि वेट जो है वो कहां से पास होगा, दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी vertically downward, that is 500 newtons, and the reaction force due to A, इस point A पे जो reaction force होगा that will also pass through the point A, this will be RA, क्योंकि ये टेंजेंट है और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा सेंटर से पास होगा, और यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी वी कैन ट्रांसफर दिस RA टू द सेंटर। तो मैंने उस RA को यहाँ पे लिख दिया, सेंटर पे पास करा दिया। क्लियर, बात समझ आ रही। अब आप देखो बेटा, इस सिलेंडर पे 3 ही फोर्स लग रहे हैं और तीनों फोर्स क्या है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन लाई कर रहे हैं। आप देखो ये जो RA है वो भी इसी बोर्ड के प्लेन में है, ये 500 न्यूटन जो ये भी बोर्ड के प्लेन में है, और ये स्ट्रिंग है ये भी बोर्ड के प्लेन है। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा दैट विल बी आल्सो इन द सेम प्लेन। तो अगर ऐसा है तो होगा क्या बेटा कि ये जो टेंशन है ना, ये स्ट्रिंग जो है, ये जो स्ट्रिंग है that will this cylinder will align itself in such a way that the line of action of that tension will pass through the center। अभी मैंने जो स्टेटमेंट बताया आपको, उसमें क्या बोला मैंने आपको, if an object is in equilibrium under action of 3 coplanar forces out of which 2 are passing through a point, जो कि देखिए कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, एक स्ट्रिंग में टेंशन है, एक यहाँ रिएक्शन है और एक वेट है। तो आप देख पा रहे हो ये जो रिएक्शन RA है और ये जो वेट है, these two are passing through the center of the circle। तो जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा दैट विल पास थ्रू दिस पॉइंट। लेकिन आपको क्या लग रहा है, यानी स्ट्रिंग, ये जो सिलेंडर है ना, अपने आप को रोल डाउन करेगा, रोल डाउन करके ऐसे एडजस्ट करेगा कि दिस पॉइंट P विल मूव ओवर हियर। ये ऐसे रोल डाउन करके स्किड करेगा, और स्किड करने के बाद एक ऐसा पोजीशन लेगा जब ये स्ट्रिंग जो है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कैसे होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि सिलेंडर क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, तो स्ट्रिंग छोड़ देगा इसको, क्या स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन ले लेगा। दैट मींस मेरा कहने का मतलब ये है कि दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। इसको मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, और यहाँ पे स्ट्रिंग जो है आपकी ये है, और स्ट्रिंग में टेंशन किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, you don't know the angle of this tension T। तो एंगल निकालने के लिए आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। कैसे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्रीवियस जो प्रॉब्लम थी आपकी वो रीएडजस्ट होकर इस सिचुएशन में आ गई। दैट मींस ये पॉइंट जो है मूव करके यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब देखिए बेटा, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज r, स्ट्रिंग का लेंथ r दिया हुआ है, एंड दिस इज आल्सो r, क्लियर, एंड दिस वैल्यू इज आल्सो r, क्लियर है। सो द एंगल, दिस एंगल विल बी व्हाट, दिस एंगल इज थीटा। सपोज कर लेते हैं ये जो स्ट्रिंग, या फिर ये एंगल ना लेके आप ये एंगल ले सकते हो, दिस एंगल, क्योंकि ये एंगल लिखने में आसानी होगी आपको, इसको आप एंगल बोल लो थीटा। दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ द टेंशन T। अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या बोलेंगे, आपको हाइपोटेनस पता है और बेस पता है। हाइपोटेनस कितना है, 2r है, बेस कितना है, r है। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, you will get cos theta equals to base upon hypotenuse, that is r upon 2r, that is cos theta equals to 1/2, cos inverse 1/2, that is theta will be cos inverse 1/2,
and you know cos inverse 1/2 means 60 degrees. Therefore you get theta equals to 60 degrees. Okay, this theta is nothing but 60 degrees. अब देखिए बेटा, ये जो अभी मैंने स्टेटमेंट बताया था वो स्टेटमेंट यूज हो गया. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. फिर से लामिस थ्योरम अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस प्रॉब्लम किया था. इसके बाद ये प्रॉब्लम एकदम सिंपल है. ये 60 डिग्री हो गया बेटा. देन दिस एंगल विल बी व्हाट, दिस एंगल विल बी 130 डिग्रीज, दिस एंगल विल बी 90 डिग्रीज and this angle will be 90 degrees. Apply Lami's theorem over here. You will get T divided by sine of angle between other two forces. Other two forces, that means RA and 500. You will get sine 90 equals to what? RA divided by sine of angle between other two forces. Other two forces are T and 500. That is 90 plus 60. You will get 150. Or equals to 500 divided by sine 130. Other two forces are RA and T. This will be sine of 130. Okay. From here, equating these two equations, you will get tension T. Tension T will be what? Let me calculate it. This tension T will be something what? 500 divided by sine 130. This is sine 130. Sine 130. 500 divided by sine 130. You will get 652.7 newtons. Similarly, we will get value of RA, and RA will be what? This multiplied by this. That is 500 upon sine 130 multiplied by equals this multiplied by sine of 150. Sine of 150. You will get 326.35 न्यूटन. ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें लामिस थ्योरम अप्लाई करना बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि लामिस थ्योरम मुझे लगता है कि लास्ट क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा. इसमें समझना बस ये था कि जब ये स्ट्रिंग आपको दिखाया गया क्वेश्चन में इस पोजीशन P पे, दैट मीन्स ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है. इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी? जब ये सिलेंडर रोल डाउन करके इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आएगा, जब ये P और ये पॉइंट सेंटर एक लाइन में आ जाएंगे. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर कह रहा है आपको कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर डायरेक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस and 2 out of which are passing through a particular point, then third will also pass through the same point. और वो सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल भी जस्टिफाइड है. ये दो फोर्सेस जो हैं एक पॉइंट से पास हो रहे थे, तो इस स्ट्रिंग को भी ऐसे ही रीएडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ताकि टेंशन T भी जो है वो सेंटर से पास हो. और ये एंगल निकालने की बात रही तो आपको रेडियस दिया हुआ है और ये बता रखा है कि स्ट्रिंग की रेडियस क्या है, R है. इसी क्वेश्चन को बदल के क्या कह सकता है, हो सकता है ये R की वैल्यू, ये स्ट्रिंग का लेंथ अलग कुछ दिया हो और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी दिया हो कुछ अलग. इन दैट सिचुएशन थीटा की वैल्यू कुछ और होगी जो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन R की वैल्यू और इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है. क्लियर है? होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और जरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, मतलब लामिस थ्योरम को अप्लाई करके, और जो है कि अपना ये जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको, एक स्टेटमेंट जो बोला मैंने आपको, उसको अप्लाई करके एक और नंबर पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखिए आपके पास एक सिलेंडर है. सिलेंडर क्या है? ये जो आपने क्रिकेट पिच देखी होगी, उसको रोल करते हैं हम लोग, है ना. जब रोल करते हैं तो एक ऐसा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, मेटालिक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, बहुत हैवी होता है, उसका एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, और ये अर्थ सरफेस है, ये ग्राउंड है जिसको हमें रोल करना है. ओके, और क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक हिंड्रेंस आ गया. जब ये रोल कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, एक हिंड्रेंस आ गया जिसकी हाइट जो है, दैट हाइट इज 47.5, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है इस रोलर का, रेडियस इज 200 mm, और वेट जो दिया हुआ है इसका, दैट इज 400 न्यूटन. ओके, आपसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स P, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स P टू जस्ट लिफ्ट दिस रोलर ओवर दिस वेज और हिंड्रेंस. ओके, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन हो जाता है. मतलब कहने का क्या है कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है.
मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ मैक्सिमा मिनिमा को, फिर आप उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बेटा अगर कोई आपके पास वेरिएबल है y and that y is function of x, then if you want to find the maxima or minima of this y, then you have to differentiate this function dy by dx. y is function of x, therefore you have to differentiate it with respect to x. आपको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, और ऐसा करते ही आपको x की कुछ वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। These values of x may be candidate, sorry, these values of x will be the candidates of maxima और minima. यहाँ जो x की वैल्यू मिलेगी वो इस फंक्शन का मैक्सिमा देगी या मिनिमा देगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है या d2y अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0 फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये x की वैल्यू जो है ये y मिनिमा देगी। ये x की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में, तो दिस वैल्यू ऑफ x विल गिव यू मिनिमम ऑफ दिस वेरिएबल y। अगर ये डबल डेरिवेटिव जो है इसका लेस देन 0 आएगा, देन दिस विल बी, दिस x विल गिव यू मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन। होप कि आपको ये क्लियर होगा। ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ते हो। तो इस बेसिक बैकग्राउंड के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ओके। देखिए बेटा अभी हम क्या करना है, अच्छा देखिए बेटा होगा क्या, जैसे ही हम इसको लिफ्ट करेंगे ये सिलेंडर क्या होगा, इस सरफेस को छोड़ देगा। यानी अगर ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट बी को ये छोड़ देगा, और आप वही सिचुएशन चाहते हो कब ये पॉइंट बी को छोड़ दे, उतना फोर्स आपको चाहिए। यू रिक्वायर दैट मिनिमम फोर्स पी जब ये इसको लिफ्ट कर देगा। और जब ये लिफ्ट कर देगा तब यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं रह जाएगा। जब कोई कांटेक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा तो यहाँ पे कोई रिएक्शन फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो कुल मिला के आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम ऑन डायरेक्शन ऑफ 3 कोप्लेनर फोर्सेस। वो 3 कोप्लेनर फोर्सेस क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका सेंटर है, आप देख पा रहे हो कि ये स्ट्रिंग जो बनी हुई है वो सेंटर से बनी हुई है। ये स्ट्रिंग बेसिकली नहीं होता है, रॉड होता है, ऐसा सिलेंडर होता है, उसके दोनों तरफ ऐसे करके एक ऐसे खींचने वाला, जैसे आप बैलगाड़ी हाथ गाड़ी जो होता है चलाते हो ना, वैसा ही कुछ इसमें है, ठीक है। तो आपको ये एंगल अल्फा भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ पी चाहिए। और मिनिमम वैल्यू ऑफ पी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये किस एंगल पे लगाना है वो एंगल भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी आपको ये अल्फा फाइंड आउट करना है जिसके लिए पी मिनिमम होगा, और जब ये अल्फा मिल जाएगा तो आपको वो पी मिनिमम भी मिल जाएगा, ओके ठीक। अब आपका ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है mg, दैट mg इज नथिंग बट 400 न्यूटन, दैट mg इज नथिंग बट 400 न्यूटन। एंड देन थर्ड फोर्स विल बी द रिएक्शन एट ए। ऑब्वियसली फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बेटा हम लोग, अगर पी मिनिमम और वेट सेंटर से पास हो रहे हैं तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा दैट विल मस्ट पास थ्रू द सेंटर। यानी यहाँ आर ए जो होगा, दिस आर ए विल आल्सो पास थ्रू द सेंटर। क्लियर है बात हमारी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, यू हैव टू फाइंड दिस अल्फा। चलिए ओके, क्या कह रहा हूँ मैं, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। यू हैव टू फाइंड दिस थीटा फर्स्ट। अगर ये थीटा, अब यहाँ पे हम लामीज अप्लाई कर सकते हैं। लामीज अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 90 डिग्रीज एंड दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 180 माइनस थीटा, दिस विल बी 180 माइनस थीटा एंड दिस एंगल विल बी व्हाट, दिस एंगल विल बी समथिंग 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। ओके, अब हमारे पास सारे एंगल्स हैं, हम यहाँ पे लामीज अप्लाई कर लेते हैं। पहले देखते हैं जरा क्या होगा। लामीज अप्लाई करेंगे क्या होगा, यू गेट आर ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ओके, सो वी हैव गॉट आर ए डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस थीटा। ओके, नेक्स्ट फोर्स इज व्हाट, next force is P minimum. This P minimum divided by sine of what, angle between RA and 400, that is 180 minus theta, 180 minus theta equals to, next force is 400 divided by sine of angle between P minimum and RA, that is 90 minus alpha plus theta. Okay, rearranging this we will get
this value 400 divided by sine of 90 minus alpha minus theta, that is 400 divided by cos of alpha minus theta. Okay, so here we have Lami's equation. Okay, अब हमें बेटा क्या करना है, ये P मिनिमम फाइंड आउट करना है. P मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले ये थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा के लिए रिक्वायर्ड जो डेटा चाहिए वो मेरे पास है. वो क्या है, जरा यहाँ पे देखिए आप. अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूँ, यहाँ पे ध्यान देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, तो आपको पता है कि दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एंड द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस इज नथिंग बट 200 mm. Okay, if this is 200, then what will be the value of this length? This length will be nothing but r, this radius r minus this length, that is this is 200 minus 47.5, that means 152.5. Okay, therefore this angle theta will be cos inverse 152.5 divided by 200. On solving this you will get something like 40 डिग्रीज के अप्रॉक्स कुछ आएगा. ठीक है, तो हमारे पास थीटा है, हमारे पास ये इक्वेशन है. तो जरा देखते हैं हमें फाइनल इक्वेशन P का क्या मिल रहा है. फाइनल इक्वेशन जो P का होगा उसके लिए मुझे ये इरेज करना होगा. ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ. ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, P मिनिमम इक्वल्स टू 400 divided by what, cos of alpha minus theta, that means cos of alpha minus theta is approximately 40 degrees, multiplied by this value will be go and multiply over here, this will be sine of 180 minus theta, that means 140 degrees. Okay. This is value of P. अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं बेटा, यहाँ देखिए आप जरा, P जो है वो फंक्शन है अल्फा का. ठीक है, यानी अल्फा की वैल्यूज आप चेंज करोगे तो P की वैल्यू भी चेंज करेगी. दिस इज नॉट P मिनिमम, दिस इज वैल्यू ऑफ P. ओके, दिस इज P. अगर इस P की मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. वो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसके लिए P जो है वो मिनिमम है. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमम चाहिए तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करना पड़ेगा. तो अब देखो बेटा क्या है, मैं एक दूसरा फंक्शन ले रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ एफ अल्फा, और एफ अल्फा को मैं बोल रहा हूँ कॉस अल्फा माइनस 40 डिग्रीज. अब देखो बेटा जरा क्या है, ये P जो है ना समथिंग कांस्टेंट, न्यूमरेटर में देखिए क्या इसके कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में केवल अल्फा का फंक्शन है. तो अगर मैं बोलूँ इसको P को, तो P इज समथिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस 40, ऐसा कुछ है ये फंक्शन. ऊपर कांस्टेंट, नीचे कॉस अल्फा माइनस 40 है. तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए, तो क्या अगर इसका मैक्सिमा मिल जाए आपको, इस फंक्शन का मैक्सिमा मिल जाए, तो ये मिनिमम मिल जाएगा. और इस फंक्शन का मैक्सिमा निकालने के लिए हम क्या ले सकते हैं, इसको मैंने एक अलग से फंक्शन मान लिया जिसको मैं एफ अल्फा बोल रहा हूँ, एंड दैट एफ अल्फा इज नथिंग बट कॉस अल्फा माइनस 40. अब हमें क्या करना है, केवल इसका मैक्सिमा फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन का मैक्सिमा फाइंड आउट करना है. इस फंक्शन का मैक्सिमा मिल जाएगा अगर हमें, तो क्या हो जाएगा, P उसके लिए मिनिमा हो जाएगा. क्लियर. तो मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. मैं क्या करना, एफ अल्फा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अल्फा के रेस्पेक्ट में. देन यू विल गेट व्हाट, माइनस ऑफ साइन अल्फा माइनस 40. क्लियर है. इसको आपको जीरो पुट करना. आपको पता है कि साइन थीटा जीरो कब होता है, व्हेन साइन इज जीरो. ओके, व्हेन थीटा इज जीरो. देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो की जगह क्या लिखते हैं, साइन ऑफ जीरो. ठीक है, दैट मीन्स या जीरो रखते हैं यहाँ पे अगर इसको आप इक्वेट करोगे, यू विल गेट अल्फा माइनस 40 इक्वल्स टू जीरो, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 40 डिग्रीज. यानी यहाँ से हमें अल्फा की वो वैल्यू मिल गई जिसके लिए ये फंक्शन जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम. अब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम देगा, कैसे पता चलेगा, हम इसका डबल डेरिवेटिव देखेंगे. यानी एफ डबल डैश अल्फा अगर हम निकालें, तो यू विल गेट समथिंग माइनस ऑफ
cos of alpha minus 40. आपको पता है this value will be always less than 90 degree. This bracketed value will be always then less than 90 degree. क्यों? क्योंकि जब आप सिलेंडर को पुल कर रहे हो ऐसे, ये ऐसा रोलर था आपका, this was your roller, और आप ऐसे करके इसको पुल कर रहे हो. आपको पता है हॉरिजॉन्टल के साथ ये था रोलर आपका, आप ऐसे पुल कर रहे हो इसको, सॉरी सेंटर से ऐसे पुल करो तो ये एंगल जो होगा पुल एंगल जो होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री. और अगर ये अल्फा 90 डिग्री से कम है तो अल्फा माइनस 40 विल बी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री. दैट मीन्स ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी जो है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री. और आपको पता है कॉस की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में है दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. और पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव दैट विल गिव यू अ वैल्यू लेस देन 0. तो आप देख पा रहे हो इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है. तभी मैंने बताया था अगर किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 दे रहा है दैट मीन्स कि वो मैक्सिमम वैल्यू देगा उस पर्टिकुलर अल्फा के लिए. दैट मीन्स ये अल्फा क्या है, दिस अल्फा इज व्हाट, दिस अल्फा इज कैंडिडेट ऑफ मैक्सिमा. क्लियर है? तो अगर ये मैक्सिमा दे रहा है तो इस अल्फा की वैल्यू को मैं यहाँ पे ले जाकर पुट कर दूं तो क्या पी मिनिमम मिल जाएगा आपको. देयरफॉर पी मिनिमम विल बी 400 sin 140 divided by cos of 40 minus 40. That means cos 0, and cos 0 is nothing but 1. Okay, you multiply this 400 with sin 140, you will get the minimum value of p. Okay, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ कर देता हूँ आपको. देखिए p की क्या वैल्यू चाहिए आपको, मिनिमम वैल्यू चाहिए. p की मिनिमम वैल्यू चाहिए. मैंने p को कन्वर्ट कर लिया किस फॉर्म में, p सम इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय सम फंक्शन ऑफ अल्फा. वो जो फंक्शन ऑफ अल्फा उसको मैंने अलग से लिख लिया. अब मैं इसका मैक्सिमा या मिनिमम फाइंड आउट कर ले रहा हूँ. बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसका मैक्सिमा फाइंड आउट करना पड़ेगा. जब इसका मैक्सिमा फाइंड आउट होगा तो ऑब्वियसली p का क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. ओके, तो वो डिनोमिनेटर वाला टर्म है. डिनोमिनेटर वाला टर्म मैक्सिमम होगा तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके मैंने 0 किया, वहां से अल्फा मिल गया 40 डिग्री आपको. फिर यहाँ पे क्या किया, मैंने मिनिमम वैल्यू निकालना है तो उस अल्फा की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया. After putting, we will get some value of p, and that p is what? That p is minimum value of this load, this force that should be applied to just lift this roller over this hindrance. Okay? ठीक बेटा. तो इस न्यूमेरिकल के साथ ही हम लोग आज की क्लास को ओवर करते हैं. नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इसी पे 1-2 और न्यूमेरिकल करेंगे और फिर डबल सिलेंडर ब्लॉक वाली प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करेंगे.